गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की यूनिट नंबर फर्स्ट सेट्स का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 11 में हमने 1.4 एक्सरसाइज डिस्कस की थी और आज लेक्चर नंबर 12 में हम 1.5 एक्सरसाइज की थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है समुच्चयों में बंटन नियम। समुच्चयों में बंटन नियम, इसी को ही हम वितरण नियम भी बोलते हैं। इसी को वितरण नियम भी बोला जाता है। सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है, वितरण नियम और बंटन नियम दोनों ही सेम होते हैं। तो वितरण नियम क्या होता है? जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो वितरण नियम क्या होता है कि जैसे ए को हम बी के साथ भी लिखेंगे और ए को सी के साथ भी लिखेंगे, मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस टाइप से लिखेंगे। ये होता है आपका वितरण नियम। इसी का सेकंड पार्ट आता है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो आप इसको कैसे लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस टाइप से इसको लिखते हैं। ये होता है आपका वितरण नियम। आपको कुछ क्वेश्चंस में इस अप्लाई भी करना पड़ेगा। अब आता है इसके बाद पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट, पूरक समुच्चय क्या होता है? सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। जैसे कोई एक सार्वत्रिक समुच्चय आपके पास U है। सार्वत्रिक समुच्चय क्या है? U है। और इसी का एक कोई उपसमुच्चय है A है। इसका उपसमुच्चय क्या है? A है। मतलब A के सभी एलिमेंट किसके अंदर हैं? U के अंदर हैं। तो A का जो पूरक होगा, ए का पूरक समुच्चय जो होगा, जिसको हम ए डैश से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करेंगे? ए डैश से। तो ए डैश में वे अवयव होंगे जो ए में नहीं होंगे। ए डैश में यू के वे अवयव होंगे जो ए में नहीं होंगे। अर्थात इसका मतलब क्या है कि ए डैश इक्वल टू होता है आपका यू माइनस ए। अगर आप सार्वत्रिक समुच्चय में से अगर आप ए को हटा देते हैं, ए के एलिमेंट्स को, तो जो बचे एलिमेंट्स होंगे वो ए डैश के होंगे। वो किसके होंगे? ए डैश के होंगे। तो आप पूरक समुच्चय की डेफिनेशन किस टाइप से लिखेंगे सभी स्टूडेंट? ऐसे कि माना कोई सार्वत्रिक समुच्चय यू है एवं उसका एक उपसमुच्चय ए है, एवं उसका एक उपसमुच्चय क्या है? ए है। तो ए का पूरक समुच्चय ए डैश में वे अवयव विद्यमान होंगे जो ए में नहीं, ए में नहीं होंगे। ए डैश में वे अवयव विद्यमान होंगे जो ए में नहीं होंगे। अर्थात ए डैश बराबर आप क्या लिखेंगे? यू माइनस ए। ए डैश अगर यू में से अगर आप ए को हटा देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? ए डैश मिलेगा। अब इसके कुछ गुणधर्म हैं पूरक समुच्चय के, सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। गुणधर्म क्या है? पहला गुणधर्म आता है कि अगर हम किसी समुच्चय का डबल डैश निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा? ए। नेक्स्ट आता है कि अगर हम किसी रिक्त समुच्चय का पूरक निकालते हैं तो हमें यू मिलेगा। एवं अगर आप U का पूरक निकालते हैं तो आपको रिक्त समुच्चय मिलेगा। क्या मिलेगा? रिक्त समुच्चय। थर्ड आता है आपका ए इंटरसेक्शन ए डैश। अगर आप ए का और ए के पूरक का उभयनिष्ठ निकालेंगे तो सदैव आपको एक रिक्त समुच्चय मिलेगा, क्योंकि ए में और ए डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, क्योंकि ए डैश में वो एलिमेंट होते हैं जो ए में नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर, अगर आप ए का यूनियन निकालेंगे ए डैश से
तो सदैव आपको सार्वत्रिक समुच्चय मिलेगा। सदैव आपको क्या मिलेगा? एक सार्वत्रिक समुच्चय मिलेगा। तो ये होते हैं इसके गुणधर्म। अब इसका हम बैनरेख बनाएंगे। बैनरेख ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। बैनरेख में क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय को तो हम एक आयत से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? आयत से। और इसका जो उपसमुच्चय होगा ए, उसको इसके अंदर किससे निरूपित किया जाएगा? वृत्त से निरूपित करेंगे, जैसे ए है। तो ए डैश का आपको बैनरेख बनाना है। तो ए डैश का बैनरेख कैसे बनाएंगे? ए डैश में कौन से अवयव होंगे जो इस वृत्त के अंदर नहीं होंगे? मतलब ए डैश के अंदर वे अवयव होंगे जो कहाँ पर होंगे? बाहर होंगे इस वृत्त से, परंतु आयत के अंदर होंगे। परंतु कहाँ होंगे? आयत के अंदर होंगे। तो ये आपका बैनरेख बनता है किसका? ए डैश का। किसका बैनरेख होगा? ए डैश का। सो आप इसको नोट करें, देन हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है बहुत मोस्ट पार्ट है, ये सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से देखना है। द मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन लॉ, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। आप इस पर स्टार बना दें, एग्जाम में भी पूछा जाता है ये। डी मॉर्गन रूल को प्रूफ कीजिए। तो क्या होता है? दो नियम होते हैं इसमें, जैसे ए यूनियन बी का पूरक इक्वल होता है उनके अलग अलग पूरक के इंटरसेक्शन के बराबर। उनके अलग अलग पूरक के इंटरसेक्शन के बराबर। दूसरा आता है ए इंटरसेक्शन बी का पूरक बराबर होता है उनके अलग अलग पूरक के यूनियन के। ये बहुत मोस्ट नियम है आपके। इस पे आपके बुक 1.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी दिए हैं। और इसका प्रूफ भी पूछा जाता है। तो हम इसका प्रूफ करेंगे। पहले का प्रूफ तो मैं बताऊंगा आपको, दूसरे का प्रूफ आपको सेल्फ करके दिखाना है। मुझे सभी स्टूडेंट्स को सेल्फ करना है, बिल्कुल सेम जैसे जैसे मैं पहला वाला करूंगा वैसे ही सेम दूसरा वाले का प्रूफ करना है। सो आप ध्यान से देखेंगे सभी लोग, सभी स्टूडेंट। और इसका दूसरा जो प्रूफ होगा, एक प्रूफ तो मैं अभी बता रहा हूं, जो दूसरा प्रूफ होगा वो होगा आपका बैनरेख से। किसके द्वारा? बैनरेख द्वारा। सो बैनरेख, इनके बैनरेख आपको 1.5 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, उसमें हम बनाना सीखेंगे। सो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले प्रूफ इसका मैंने मान लिया कि माना x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश। मैंने मान लिया कि ए यूनियन बी के पूरक समुच्चय में कोई x अवयव विद्यमान है। कोई x अवयव क्या है? विद्यमान है। सो आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ए डैश में वो बे अवयव विद्यमान होते हैं जो ए में नहीं होते हैं। ए डैश में बे अवयव विद्यमान होते हैं जो ए में नहीं होते हैं, और ए में बे अवयव विद्यमान होते हैं जो ए डैश में नहीं होते हैं। तो निश्चित बात है कि अगर x ए यूनियन बी के पूरक में स्थित है तो x इज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी में, मतलब x ए यूनियन बी में नहीं होगा। अगर x ए यूनियन बी में नहीं है, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, अगर x ए यूनियन बी में नहीं है तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ए के भी सभी अवयव हैं और बी के भी सभी अवयव हैं। ए यूनियन बी का अर्थ होता है कि इसमें ए के भी सभी अवयव विद्यमान हैं और बी के भी सभी अवयव विद्यमान हैं। अब चूंकि x ए यूनियन बी में नहीं है तो निश्चित बात है x ना तो ए में होगा और ना ही बी में होगा। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x इज नॉट बिलोंग्स टू ए तथा x इज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब x ना तो ए में होगा और ना ही बी में होगा।
तो भाई निश्चित बात है कि अब जब x a में भी नहीं है और x b में भी नहीं है तो x है कहाँ पर? निश्चित बात है x a के पूरक में होगा और x b के पूरक के अंदर होगा। सो हम यहाँ पर लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू a होगा तथा x बिलोंग्स टू b, a डैश में होगा और x बिलोंग्स टू b डैश। मतलब अगर अब x a डैश में भी है और x b डैश में भी है तो निश्चित बात है x जो है वो a डैश और b डैश का उभयनिष्ठ अवयव है। x अगर a डैश में भी है और x b डैश में भी है तो इसका तात्पर्य यह है कि x जो है वो a डैश और b डैश का कॉमन एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? कॉमन एलिमेंट है। इसीलिए x जो होगा वो बिलोंग्स टू क्या होगा? a डैश इंटरसेक्शन b डैश के। अब मैंने क्या लिया था कि x किसका एलिमेंट लिया था? a यूनियन b के डैश का एलिमेंट लिया था और लास्ट में मैंने प्रूफ क्या किया कि x किसका एलिमेंट है? a डैश इंटरसेक्शन b डैश का। तो निश्चित बात है यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि x अगर इसका एलिमेंट है और x इसका भी एलिमेंट है तो ये जो होगा वो इसका उपसमुच्चय होगा। या तो ये उपसमुच्चय होगा या ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। सो हम यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए a यूनियन b का डैश उपसमुच्चय होगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश का। अब हम दोबारा से, अभी तो मैंने इससे ये प्रूफ किया है, अब मैं इससे ये लेके आऊँगा। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। अब मैंने वापस यहाँ से माना कि माना x जो है वो a डैश इंटरसेक्शन b डैश का एलिमेंट है। x जो है वो a डैश एवं b डैश का एलिमेंट है। ध्यान से देखना, अब रिवर्स में लेके चलेंगे। इससे ये लाए थे, अब इससे वापस ये लेके आएंगे। तो अगर x a डैश इंटरसेक्शन b डैश का अवयव है तो x जो होगा वो बिलोंग्स टू a डैश होगा तथा x बिलोंग्स टू क्या होगा? b डैश होगा। x बिलोंग्स टू क्या होगा? a डैश और x बिलोंग्स टू b डैश होगा। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि x, इसीलिए x इज नॉट बिलोंग्स टू a तथा x इज नॉट बिलोंग्स टू b। x मतलब a और b का एलिमेंट नहीं होगा। अगर x a और b का एलिमेंट नहीं होगा इसीलिए x इज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा? a यूनियन b होगा। मतलब x निश्चित बात है a यूनियन b का भी एलिमेंट नहीं होगा। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा? a यूनियन b का क्या होगा? डैश का एलिमेंट होगा। सो अब हमने रिवर्स में भी ये प्रूफ किया है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश जो होगा वो उपसमुच्चय होगा a यूनियन b के डैश का। मैंने आपको बताया था कि अगर a